पोर्ट क्यों खरीदा, शिपिंग कंपनियां क्यों नहीं, एयरपोर्ट क्यों खरीदा, एयरलाइंस क्यों नहीं। जिस दिन चाहेंगे नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी का विरोध इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि किसी भी कीमत पे वो सत्ता में फिर से वापस नहीं आ सकते, बेदखल कर दिए जाएंगे, उस समय नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर क्या करेंगे आप जानते हैं। किसी भी पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि पोर्ट उनके हाथ में है। सारी शिपिंग कंपनियां जब चाहें जबरदस्ती अडानी ले सकते हैं। जो आज अपने आप को नेता समझते हैं, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मानते हैं, बिहार का चीफ मिनिस्टर मानते हैं, बंगाल का चीफ मिनिस्टर मानते हैं, राजस्थान और किसी की राजनीति नहीं बचेगी। जरूरत है तो अग्निवीर की, जो 4 साल के बाद खाली हो जाएंगे। जब नरेंद्र मोदी का अगला कार्यकाल होगा, उसके लगभग बीच जाते जाते ये 4 साल के जो भर्ती हो रहे हैं वो खाली होकर बाहर आ जाएंगे। इनको गन पकड़ा दिया जाएगा और इनको अडानी की सिक्योरिटी में लगा दिया जाएगा। लेकिन आगे आपके साथ क्या होगा इस बारे में आपने कल्पना नहीं की है और कर भी नहीं सकते। आपकी कल्पना वहां पहुंच भी नहीं सकती, आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा प्रकाश में डालूंगा, अगर आपको लगे तो आप दूसरों को भी बताइएगा आगे आपके साथ क्या होने वाला है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी और अडानी दुनिया के दूसरे जो भगोड़े चोर सबके साथ मिलकर के सेल्स कंपनियां बना करके ब्लैक मनी को आउट फिर इन करवा करके फेक कंपनियों के जरिए भारत के पूरे संसाधनों को खरीदा। मैंने कई बार बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी ने अडानी के जरिए पोर्ट क्यों खरीदा, शिपिंग कंपनियां क्यों नहीं। पोर्ट इसलिए खरीदा, बात अभी 3 जो मुख्य बताने के बाद बताऊंगा एक क्यों किया। तो पोर्ट क्यों खरीदा, शिपिंग क्यों नहीं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं। एयरपोर्ट क्यों खरीदा, एयरलाइंस क्यों नहीं। वो तो टाटा ने एयरलाइंस को भी, इंडियन एयरलाइंस को भी टेक ओवर करना हुआ तो टाटा ने किया, अडानी ने नहीं किया। कर सकते थे, दूसरों से जबरदस्ती गन पॉइंट पर अगर उनकी कंपनियां छिनवा रहे हैं सीबीआई और ईडी की गन लगवा कर, तो वो ये भी कर सकते थे, नहीं किया। एयरपोर्ट ही क्यों खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट ही क्यों खरीदा। रेलवे का स्टेशन, मतलब स्टेशन, रेलवे की जमीन और इन सब पर निगाहें क्यों हैं अडानी और मोदी की। अब तो सेना की जमीन पर भी निगाह नरेंद्र मोदी की आ चुकी है, वो भी गौतम अडानी को जाएगा या दोनों मिलकर खरीदेंगे। आप देखते रहिए, माफ कीजिएगा, तो देखते रहिए। और पोर्ट क्यों खरीदा, शिपिंग कंपनी क्यों नहीं, एयरपोर्ट क्यों खरीदा, एयरलाइंस क्यों नहीं, रेल क्यों नहीं चलवाई, स्टेशन क्यों खरीदना चाहते हैं और खरीदा। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं लिया कहीं, या लिया भी होगा तो कोई मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिजली बनाना का काम यानी बिजली उन्होंने अपने कब्जे में लिया। सीमेंट जिससे पूरा देश या हमारा विकास जुड़ा हुआ है वो ले लिया जबरदस्ती गन पॉइंट पे। फिर उसके बाद रोड सबका सब ले लिया, सब जगह जहां देखो वहीं अडानी। आपको बताया ही कि अभी जो टनल बन रहा था उत्तरकाशी में जिसमें हमारे 41 मजदूर फंसे हैं, वहां वो भी अडानी की कंपनी बना रही थी। वो भी छीनी हुई कंपनी है किसी हैदराबादी कंपनी की, हैदराबाद के किसी व्यापारी की कंपनी थी जिसे छीन करके जबरदस्ती गन पॉइंट पे लिया है मोदी और अडानी ने मिलकर के। अब आप सोच के बताइए मेरे दोस्त, जब आप सोचने लगेंगे तो आपको अब मैं बता रहा हूं कि ऐसा नरेंद्र मोदी ने क्यों किया। चलिए, जिस दिन चाहेंगे नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी का विरोध इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि किसी भी कीमत पे वो सत्ता में फिर से वापस नहीं आ सकते, बेदखल कर दिए जाएंगे, उस समय नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर क्या करेंगे आप जानते हैं। किसी भी पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि पोर्ट उनके हाथ में है। सारी शिपिंग कंपनियां जब चाहें जबरदस्ती अडानी ले सकते हैं, सारे एयरलाइंस कंपनियां जब चाहें अडानी ले सकते हैं। तो कोयला, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, रोड, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी या उद्योगों से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है, वो खनिज, सब कुछ मोदी अडानी मिलकर के खरीद लिए हैं बेनामी तौर से, गन पॉइंट पे। मतलब ईडी, सीबीआई, आईटी की बंदूक लोगों के सीने पर, लोगों के कान पे रख करके खरीद लिए। अब ये तो एक साधारण सी बात लगेगी, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई तो है जो भारत का, जो अपने मतलब एक बड़ा उद्योगपति है, या इस बात पे भी आप गर्व कर सकते हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर का धनी बनने वाला अडानी हमारा ही आदमी है, हमारे ही देश का है। ये आप इस तरह के कुछ थोथे ख्यालों में आप सोच सकते हैं, लेकिन इसके खतरे क्या हैं वो आप समझिए। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया नरेंद्र मोदी ने, ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों करवाया। इन माफियाओं से मिलकर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों करवाया। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरे देश पर सिर्फ और सिर्फ गुजराती माफियाओं का राज रहे। और अब आप सोचिए कि अगर कहीं से आवाज उठेगी, मान लीजिए आप आंदोलन करेंगे, आप धरना प्रदर्शन करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो उसको दबा दिया जाएगा। कैसे? आपकी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? मीडिया के जरिए। मीडिया अडानी का है, अंबानी का है, गुजराती माफियाओं का है, तो लोगों तक ये आपकी आवाज पहुंचेगी कैसे? यानी दबा दी जाएगी। ये खतरा आपके साथ होगा, ये
आपके साथ होने वाला है। अगर आप सर उठाएंगे तो, अगर आप विरोध करेंगे तो, अगर मेरी बात आपको समझ में आएगी तो। दूसरा, भारत के उद्योगों में अदर देन गुजरात का कोई भी उद्योगपति अगर आगे आने की कोशिश करेगा, खड़ा होने की कोशिश करेगा, उसे कुचल दिया जाएगा। उसे बिजली नहीं दी जाएगी, उसे पानी नहीं दिया जाएगा, उसे सीमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ अडानी का है। उसे रोड पर चलने के लिए जगह नहीं दी जाएगी, रोड पर चलने नहीं दिया जाएगा, शिपिंग से माल नहीं मंगाने दिया जाएगा, एयरपोर्ट से माल लाने या ले जाने की सुविधा नहीं होगी। कैसे करेगा व्यापार? कुचल देंगे। अब अगर किसान आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, सबसे बड़ी बात कि अगर कहीं से किसी भी कोने से किसी भी समूह की आवाज उठेगी, जैसा कि दबाते रहे हैं, आपने देखा महिलाओं के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, आपने देखा किसानों के साथ क्या हुआ। 700 किसान शहीद होने के बाद भी उन्हें धोखा मिला। तो जहां से भी आवाज उठेगी उन्हें किसी तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। मोदी को आगे करके उनका फोटो दिखाया जाएगा, नहीं तो उन्हें किसी मंदिर में टहलते हुए चंदन लगाकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हुए दिखाया जाएगा, नहीं तो उन्हें तेजस में बिठाकर हवा में उड़ाते हुए एक फिल्म बनाई जाएगी और वो दिखाया जाएगा। ऐसा ही कुछ दिखाया जाता रहेगा। आपको वो नहीं दिखाया जाएगा जो विरोध भारत के कोने कोने से उठेगी, उसे दबा दिया जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भारत का कोई उद्योगपति पनप नहीं पाएगा, सिर्फ गुजराती माफियाओं के अलावा। भारत का कोई भी नेता पनप नहीं पाएगा, राजनीति नहीं कर पाएगा, सिर्फ गुजराती माफियाओं के अलावा। जो आज अपने आप को नेता समझते हैं, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मानते हैं, बिहार का चीफ मिनिस्टर मानते हैं, बंगाल का चीफ मिनिस्टर मानते हैं, राजस्थान और किसी की राजनीति नहीं बचेगी। अकेले डिक्टेटर नरेंद्र मोदी राज करेंगे और वो भी दिल्ली को उठाकर ले जाया जाएगा जूनागढ़ और वहां से राज किया जाएगा। कौन बोलेगा? उद्योगपति। कौन आवाज उठाएगा? किसान। कौन नौकरी मांगेगा? युवा। कुचल दिया जाएगा। उन्हें जरूरत है तो अग्निवीर की, जो 4 साल के बाद खाली हो जाएंगे। जब नरेंद्र मोदी का अगला कार्यकाल होगा, उसके लगभग बीच जाते जाते ये 4 साल के जो भर्ती हो रहे हैं वो खाली होकर बाहर आ जाएंगे। इनको गन पकड़ा दिया जाएगा और इनको अडानी की सिक्योरिटी में लगा दिया जाएगा। एक प्राइवेट सेना बनाई जाएगी, एक प्राइवेट आर्मी खड़ा किया जाएगा और देश को चैलेंज किया जाएगा। देश में जो आवाज उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा, जो आज हो रहा है। सोचिए, बात अभी तक जो हो चुकी है वो बहुत कम है, आगे जो होने वाली है वो बहुत ज्यादा है और बहुत खतरनाक। शायद इस मोड़ पर देश को बचाया भी जा सकता है, संभाला भी जा सकता है इन माफियाओं से, लेकिन और आगे आप अपनी मूर्खता के बल पर बढ़ते रहे तो वो भी सब हाथ से निकल जाएगा कि आपकी कहीं कोई नहीं सुनेगा। भाई, अगर आप बोलोगे भी तो कोई सुनेगा कैसे? आप बोलोगे तो कोई सुनेगा कैसे? क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है, सारी की सारी मीडिया गुजराती माफियाओं की है, या फिर उनके रहमो करम पर चलने वाले देश के कायर बुजदिल गद्दार हैं। और जब मालिक ऐसे हैं तो पत्रकार तो तिहाड़ी होंगे ही। मालिक माफिया और तिहाड़ी पत्रकार, तो देश को कहां मिलेगा सही समाचार? आप खुद सोच के देखिए। जो खतरा सामने है, मैंने कहा कि देश के कोने कोने पर और देश के कोने कोने के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब मोडानी का कब्जा हो जाएगा तो आपके साथ आपका क्या किया जाएगा इसका अंदाजा लगाकर देखिए। आपके साथ क्या होगा मैं ये इस समय बता भी नहीं पा रहा हूं और बता भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। जो हो रहा है लोगों के साथ उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। आपने देखा होगा कि जहां से भी आंदोलन के स्वर उभरे उनको कैसे दबाया गया, आपने देखा होगा। आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। किसान उठे तो उन्हें बरगलाया गया, कुचला गया, आतंकवादी कहा गया। आपको भी आतंकवादी कहा जाएगा अगर नौकरी मांगने निकलोगे तो। महंगाई तो सारे के सारे सामान सेंचुरी मार रहे हैं। अब तो आलू प्याज और नमक भी सेंचुरी मार रहा है, टमाटर भी सेंचुरी मार रहा है। महंगाई कमर तोड़ रही है, आपको निचोड़ रही है। 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया गया है। यूं ही नहीं, यह सब कुछ एक साजिश, एक षड्यंत्र के प्लान का हिस्सा है। आप इस काबिल ही नहीं रहेंगे, आपके बच्चे इस काबिल ही नहीं बनेंगे कि वो कहीं से नौकरी मांगने जाएं। वो मजदूरी करने जाएंगे,
क्योंकि वो पढ़ेंगे ही नहीं। जब 5 किलो लाइन में आप खड़े हैं तो आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े हैं, आप बताइए। यह एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसको यह देश समझ ले जितने जल्दी हो सके तो अच्छा है, नहीं तो अंजाम आपको भी सामने देखने को मिलेगा। जो मिल रहा है इसी की परिणति, मतलब इसके आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, अब तक जो हुआ है आपको समझ में नहीं आया तो इसके बाद क्या होगा वो आपको देखना होगा, भुगतना होगा कि पीढ़ियां भुगतेंगी, आने वाले भुगतेंगे। नौकरी तो आपको कभी नहीं मिलेगी, सेंट्रलाइजेशन से कभी नौकरी किसी को नहीं मिलती। प्राइवेटाइजेशन से देश बर्बाद होता है, खत्म होता है, विकास नहीं हो सकता। मोदी ने देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कर्ज ले लेकर के तो आपको लूटा, हमको लूटा, देश को लूटा, देश के एक एक आदमी को लूटा। लूटने से पेट नहीं भरा तो कर्ज लिया, कर्ज की बेइंतहा कर दी। समथिंग 55-45 सम लाख करोड़ भारत कर्ज में था, आज 100 से ऊपर, 150 से ऊपर है, 150 लाख करोड़ से ऊपर भारत कर्ज में है। वो पैसे कहां गए? आपको लूटा, हमको लूटा, हमारी सब्सिडी काटी, आपकी सब्सिडी काटी, दे हर तरह से लूटा, फिर भी कर्ज भी लिया, लेकिन पैसा गया कहां? पूछोगे आप? नहीं पूछ सकते। पूछोगे तो कोई सुनेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, कोई दिखाएगा नहीं। एक बात और बताऊं, अगर आपको समझ में आए कि मैं सही बोल रहा हूं तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।